हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा शासन प्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों की इसमें से किसकी बात हो रही है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, संप्रभुता। हम यहाँ पर केवल जो है राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। राइट आंसर है संप्रभुता। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार। इसमें इसके जो है 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं राज्य के: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता और संप्रभुता। राज्य की इन चारों तत्वों में जो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना जो है अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। इसके जो इन तीनों के होते हुए भी अगर संप्रभुता नहीं है तो संप्रभुता के बिना जो है कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है संप्रभुता के संबंध में सही है। पहला स्टेटमेंट है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, और दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन जो है भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। इसके कारण भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसके कारण जो है भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य जो हैं राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं, तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति जो है निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है इसमें राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के लिए। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी, संसदात्मक शासन प्रणाली। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं। शासन प्रणाली की जो सामान्यतः 2 पद्धतियां हैं, एक संसदात्मक और दूसरी क्या है, अध्यक्षात्मक। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो है 2 प्रणालियां हैं शासन प्रणाली की। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ये जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का अनुसरण कहाँ से है, तो ये है ग्रेट ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, तथा कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन जो ये भी बनता है स्टेटमेंट में, जो ये है कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदात्मक जो है शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और इस संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है इसमें कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसदात्मक शासन व्यवस्था में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है क्या है। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जो है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नहीं, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन नहीं दी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। जो संसदीय व्यवस्था वाली है उसमें जो है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा
हटाई भी जा सकती है। सरकार इसमें शासन जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। देखते हैं अब इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है या इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का जो है अंगीकरण है। ये कहाँ की? ये इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था, इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इसमें जो है वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 75(3) के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और ये सब अनुसरण किसमें किया गया है? तो ये अनुच्छेद 75 के 3 में, अनुच्छेद 3 में किया गया है। 75 के जो अनुच्छेद 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो थी तो किस देश में आरंभ की गई? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन यूके में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट किया कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। जो पुष्पेश पंत ने ये अपनी पुस्तक में लिखा कि ब्रिटेन में जो है संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में जो है भारतीय संसदीय प्रणाली है तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली में जो है भिन्न है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है बताना है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। जो ये अध्यक्षात्मक सरकार है ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी ये संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार जो हैं ये सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अध्यक्षतात्मक जो सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में जो है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में जो है ये राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। भारत में जो है संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है।
इसमें जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान जो है संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसमें जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि ये जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और ये जो है अनुच्छेद 75 के 3 में जो है दिया हुआ है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो है इसको मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा गया है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। जो है लोकसभा का जब तक विश्वास प्राप्त रहता है तभी ये कार्यपालिका तभी तक कार्यरत रहती है, जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि। संसदीय स्वरूप के जो है शासन का प्रमुख लाभ क्या है यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ये जो यहाँ पर कार्यपालिका है ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, किसमें, संसदीय स्वरूप के शासन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। संसदीय शासन प्रणाली में जो इसमें से कौन सा जो है सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 के। पहला स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल के सदस्य जो है ये संसद के सदस्य होते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। इसको हमने अभी पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि वो तभी तक कार्यरत रहते हैं जब तक कि उन्हें संसद का विश्वास मत प्राप्त रहता है। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है, अनुच्छेद जो है 75 के 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये वाला जो है स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि मंत्रिपरिषद जो है ये कई बार, क्योंकि स्टेटमेंट में ही पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या विधानपालिका के, इसी तरह का स्टेटमेंट दे देता है। तो ये हमें याद रखना है, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और ये अनुच्छेद 75(3) में दिया है, इसलिए कथन 2 सही है। और क्योंकि लोकसभा जो है संसद का भाग है, भारत में राज्य राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसके विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। देखते हैं, इसका आधा जो है इधर हो गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन क्या है।
शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, एक संसदीय और दूसरी अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका जो विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधायक व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो कार्यपालिका का गठन होता है, ये कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जो है जवाबदेह नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्यक्त करता है। यहाँ पर उसे बताना है, उस स्टेटमेंट को सही कर बताना है जो कि मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। सरकार के जनता के प्रति जो है सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहा करें और वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक भी कर दिया करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन में जो होता है उसमें समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित हो जाती हैं, वो हो जाती हैं राष्ट्रपति में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति शासन जहां लागू होता है तो ये जो शक्तियां होती हैं उनका उपयोग जो है राष्ट्रपति कैसे कर सकता है, और विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से कर सकता है राष्ट्रपति। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर इसमें जो है राजनीतिक व्यवस्था के कौन से मूलभूत लक्षण हैं इसमें। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है और इसमें जो है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये प्रस्तावना में दिया हुआ है हम भारत के लोग। तो ये जो है सर्वोच्च हम भारत के लोगों से यहाँ यही आशय है कि सर्वोच्च सत्ता जो है भारत की जनता में निहित है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के क्या है, मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र या राज्यों में विभाजित किया गया है। यह क्या है, ये जो है एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है कि कोई जो है सर्वोच्च शक्ति एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में जो है निहित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर जो ये चारों स्टेटमेंट दिए हैं ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक
कल्याणकारी राज्य है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना है। भारतीय समाज क्या है? लोकतांत्रिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार। बाकी ये जो एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, ये सभी हैं भारतीय राजतंत्र में। और भारतीय राजतंत्र में एक जो विशेषता नहीं है वह है सत्तावादी सरकार। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत की जो शासन प्रणाली का संचालन होता है वो संविधान में प्रावधान दिए हैं उनके अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। भारत एक क्या है? गणतांत्रिक राज्य है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। और यहाँ जो है सत्तावादी सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र की व्यवस्था है कहाँ? भारतीय शासन प्रणाली में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को जो है अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय संविधान से। इन्हें अधिकार जो है भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का जो है स्रोत कौन है? भारत का संविधान। भारत का संविधान स्रोत है केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार का। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र है और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। संघीय शासन प्रणाली के जो अनुरूप कौन है? वो है केंद्र। और राज्यों के मध्य में क्या किया गया है? तो ये विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है राज्यों के मध्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर एक अभिकथन दिया हुआ है, दूसरा कथन दिया है। अभिकथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कथन है भारत का अपना एक संविधान है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये एक अपनी अलग बात कह रहा है और ये अपनी अलग बात कर रहा है। कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये कह रहा है कथन भारत का अपना एक संविधान है। बात तो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा है ये जो आर के। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो है क्या है? संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्द हैं। ये इसे सब ऐसे ही याद रखना है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये गणराज्य बनाने के लिए डैश से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन वह होता है जिसमें जो है सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, ना कि किसी एक राजा या किसी एक शासक में। ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। ऐसा होता है राजतंत्रात्मक व्यवस्था जहाँ पर होती है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
भारत का अपना लिखित संविधान है, जो कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइए सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही जो है ये सुशासन की विशेषता नहीं है। बाकी ये जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, ये सभी सुशासन की व्यवस्थाएं हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, ये जो है सब ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मत से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता जो है ये सभी सुशासन की विशेषताएं हैं। कि ये लाल फीताशाही जो है ये गलत है, ये सुशासन की विशेषता नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का जो अर्थ या उद्देश्य या विशेषता है, कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंध करना। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक मतलब सोशियोलॉजी और जो है सामाजिक और आर्थिक, सोशियो और इकोनॉमिक जो है विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। जो कि मजबूत है वह तो अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, और जो कमजोर है वह अपना कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए ये कल्याणकारी राज्य की विशेषता है कि उसके लिए प्रबंध किया जाए जो कि कमजोर है, सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों तरीके से जो कमजोर है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत मतलब क्रीमी लेयर को, अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ये क्रीमी लेयर से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये भारत में मलाईदार परत क्रीमी लेयर पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। इनको जो है आरक्षण नहीं प्रदान किया गया है। और हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए। ये एक जो है अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना शुरू की गई थी, तो ये जो सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इसमें हुआ क्या, लाभ जो है अधिकतर बड़े किसानों ने ही लिया। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में जो है वंचित वर्ग ही है। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको जो है उसकी सभी योजनाएं या जो कुछ भी होता है तो उसे उस वंचित वर्ग है उसको केंद्र में रखकर बनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? राज्य हर जगह है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य राइट आंसर है कि राज्य हर जगह है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राज्य हर जगह ही, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य जो है इसका है वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान करना और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। किसका? कल्याणकारी राज्य की सरकार का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यहाँ पर भारतीय संविधान का एक जो है कौन सा दर्शन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, साम्यवादी राज। राइट आंसर ऑप्शन डी, साम्यवादी राज।
साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, बाकी ये कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, ये सभी भारतीय संविधान के दर्शन हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को जो है आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में ही मिलता है। ये जो है समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ये उद्देशिका में ही मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के जो है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। ये कल्याणकारी राज्य जो है ये संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है सही है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। और ये जो ऑप्शन सी भारत में कुलीन तंत्र है, तो ऐसा नहीं है। भारत में राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी नहीं है। भारतीय संविधान जो है अध्यक्षात्मक नहीं है। ये ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखते हैं एक्सप्लेन। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक को नहीं। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है और संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन या सत्ता का संचालन करते हैं। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो क्या करते हैं, शासन या सत्ता का संचालन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन ए, जनता। जनता सर्वोच्च है। भारत में जो है जनता क्या है, जनता है सर्वोच्च। राइट आंसर ऑप्शन ए, जनता। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान ही आरंभ होता है हम भारत के लोगों के साथ। हम भारत के लोगों के साथ क्या है, देश का संविधान ही आरंभ होता है। इसलिए देखिए, साथ ही भारत में एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी ना होकर सेवक होते हैं। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो जनता के जो है स्वामी या शासक या राजा ना होकर बल्कि क्या कहलाते हैं, उनके सेवक कहलाते हैं, जैसे कि हमारे विधायक साहब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता क्या होती है, केंद्रीकृत होती है एकल कार्यपालिका में। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य जो हैं सही हैं। ये जो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। किसमें? ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होती है इसमें। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता है। अर्थात उपयुक्त तीनों विकल्पों के कथन जो हैं
सही हैं। ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के प्रारंभ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ये जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली थी इसका उदय किस देश में हुआ था। इसका उदय जो है किस देश में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारिणी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका क्या होती है, जो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि राइट आंसर ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा उन्हें बदलने का क्या है अधिकार प्राप्त है जनता को भारत में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि ही सत्ता जो शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते हैं तब जनता क्या करती है, जनता से समय समय पर चुनाव कराए जाते हैं जो कि 5 साल में। इसके माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित कर उसे क्या करती है, सत्ता से बाहर फेंक देती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा जो है सही है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी जो है स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दे और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है कि भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई प्रधानमंत्री है तो उसके बाद जो अगला प्रधानमंत्री है उसका पुत्र ही होगा, ऐसा नहीं है। भारत में जो है ये वंशानुगत शासन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक जो है गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है किनमें विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय इसमें से किनमें विनिर्धारित किया गया है। इसके 2 ऑप्शन इधर दिए हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है ये भारत के जो है निर्धारण करता है कि भारत का संविधान क्या है, परिसंघीय है, ना कि केवल जो है संघ में ही केंद्रित है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक है, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। कोई राज्य जो है संघात्मक है या एकात्मक है, यह कैसे जाना जाता है? तो यह संघ और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, ना कि विभाजन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान जो है ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा जो है लचीला है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? भिन्नता पूछी जा रही है यहाँ पर भारत की संसदीय शासन प्रणाली में और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा राइट आंसर है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ब्रिटिश संसद जो है लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। किसके? भारतीय संसद की शक्तियों की, भारतीय संसदीय प्रणाली की जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन दिया हुआ है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और उसका कथन है उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है। यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये जो स्टेटमेंट थे दोनों यहाँ, भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये भी सही है, और उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है उसका सही स्पष्टीकरण या सही व्याख्या नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके जो है कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में संघवादिता कथन और कारण का है। कथन है जिसका ए, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और उसका कारण आर दिया हुआ है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ए सही है, परंतु जो है आर गलत है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है बता रहा है, ये गलत है। देखते हैं इसको हमने अभी एक्सप्लेन किया हुआ था इसमें पहले ही क्वेश्चन में कि जो भारत एक संघीय, भारतीय संविधान क्या है, एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, और यहाँ पर कथन कह रहा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण एक कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इकहरी नागरिकता। बाकी ये केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी संविधान के जो है संघीय लक्षण हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं हैं। इसमें क्या है? संघात्मक, एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि
क्या है, एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत क्या आता है, एकल नागरिकता, कि भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता एक जो है ये एकात्मक लक्षणों की बात हो रही है। एकात्मक लक्षणों में एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। दिए गए विकल्पों में जो है यहाँ पर ये भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण है, और इसमें जो है दिया हुआ है कि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में ही लें तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधारिक रूप से परिसंघीय है, परंतु यह संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई है। परिसंघीय व्यवस्था क्या है, ये जो है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ जो है संघ की ओर झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति अन्य कतिपय उपबंध जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध अनुच्छेद जो है किसमें 356 एवं 357 में समवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही जो है ये समवर्ती सूची के जो विषय इसमें संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति अनुच्छेद 254 राज्यों के नाम और भूगोल राज्य क्षेत्र मतलब बदलने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 एवं 4 राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका अनुच्छेद 368 और अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हम संविधान है पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। ये जो इसकी व्यवस्था ये संघ की तरफ जो है झुकी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पर इसको हम सब अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न में कथनों में से कौन सही है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें निम्न कथनों में से कौन सा सही है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल 1 तथा 2। केवल एक पहला स्टेटमेंट है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रावधान करता है, ये भी सही है। और जो ये दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण, ये भी सही है। और ये थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट जो है, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुसत्ता संपन्न है, ये इनकरेक्ट है। बाकी ये विधायिकीय वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, ऐसा नहीं किया गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथा एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसमें एकात्मक झुकाव करते हैं। एकात्मक मतलब कि संघ की ओर झुका हुआ है। और ये जो राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामले जो है सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है। और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों को जो है सोपानबद्ध जो है क्रम है, न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और उसका कारण है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
देखते हैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन है। भारत का राष्ट्रपति जो है परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई अनुवांशिक शासन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है कोई वंशानुगत शासन नहीं चलता है, तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का। कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। उसका कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। राजनीतिक दल, कथन कह रहा है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, और उसका कारण है लोग खराब शासन व्यवस्था के लिए जो क्या करते हैं, सामान्यतः राजनीतिक जो दल होते हैं उनको कोसते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जो है जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण एवं नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन व्यवस्था के लिए जो सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी डी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने जो है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। यह दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। कौन, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। उसका कारण है विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जो है क्या कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को जो है राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, इसमें राष्ट्रीय एकता को संरक्षित कर किया गया है, जिसके कारण जो है विविधताओं के समंजन से ही इसमें अनेक जो है विविधताओं के होते हुए भी एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इसमें विविधताएं तो अनेक हैं, लेकिन जो है एक सशक्त भारतीय राष्ट्र एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भी यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। उसका कारण दिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व निहित हैं। इसमें क्या है, इसमें आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व निहित हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में जो है मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति जो है मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर कथन और कारण का दिया हुआ है। कथन है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, और उसका कारण दिया हुआ है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए
ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। देखते हैं एक्सप्लेन। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह जो है भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते तथा उनके सम्मान, आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। कौन? जो है लोकतंत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण है। भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से जो है चारों में से कोई भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहत होने का कारण एक नहीं है बल्कि उपर्युक्त जो है ये सभी कारण है। इसका कोई संविधान के विस्तृत और इतने लिखित इतना बड़ा संविधान होने का एक कारण नहीं है। इसमें जो है अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट किए गए हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, जो इसका कोई एक कारण नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है? 4 स्टेटमेंट में बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है क्या है? सरकार की संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली का उल्लेख है कहाँ? अमेरिका के संविधान में। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को क्या है जो है राज्यों की अपेक्षा केंद्र क्या है ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इसमें कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण बताते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण दिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का 2 कथन। एक पहला कथन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। उसका कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसमें परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ये जो है संरचना में परिसंघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे क्या कहा है? अर्ध संघात्मक कहा गया है। भारतीय संविधान में जो है क्या है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 13, 32, 131 ये जो अनुच्छेद हैं इसके संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और जो है ये 372 आदि के उपबंध क्या करते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और उसका कारण दिया हुआ है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान जो अर्ध संघात्मक है और उसका कथन होना चाहिए। ये कथन है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और उसका कारण होना चाहिए आर भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है कुछ। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। भारतीय संविधान का वर्णन जो है विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय भी कहा गया है, परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे भारतीय संविधान को इस संरचना में जो है परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ये सब हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए
देखते हैं इस समर्थन का जो है भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन किसने किया? तो संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं कि वस्तुतः भारतीय संविधान ना तो पूर्णतया संघात्मक है और ना ही पूर्णतया जो है एकात्मक है। इसी कारण क्या कहा गया है? भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद के सहकारी, जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने वाले थे जी ऑस्टिन। राइट आंसर ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। इन्होंने क्या कहा? भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक है, इसके संबंध में विद्वानों के मतभेद थे और जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान जो है सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि किसी जो है ये केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान है अर्धसंघीय केसी वियर के अनुसार, और जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। देखते हैं अगला। अगला है किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, केसी वियर। केसी वियर ने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन किसका जो है कथन है? ये कथन दिए हुए हैं नीचे एक स्टेटमेंट दिया है, बताना है कि ये किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऐसा किसने कहा था? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य जो है एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ऐसा कहने वाले थे केसी वियर। देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, केसी वियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये कथन इनमें से किसने दिया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर का ये कथन था कि संविधान को जो संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। वी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? ये अस्वीकार करने वाले थे हर्बर्ट साइमन। राइट आंसर ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और स्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्को, फ्रैंक मोरिनी और F.W. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में जो है प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। और ये सिद्धांतों को अस्वीकार करने वाले कौन थे? तो ये थे हर्बर्ट साइमन। प्रशासन के सिद्धांतों को मिथकों और कहावतों के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच जो है सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा है इनमें से? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि कानून नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। कहीं कहीं ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। देखते हैं इसे एक्सप्लेन। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यह कथन विधि और स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य है कि विधि पूर्ण अनुपस्थित कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जो है जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून है वहाँ ही स्वतंत्रता है। जो विधि शास्त्री जॉन लॉक कहते हैं कि जहाँ कानून है वहीं ही स्वतंत्रता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित हैं? कौन जो है विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जो है ये
विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित हैं। अपनी पुस्तक प्रसिद्ध एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में इन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा क्या है, प्रवर्तित किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल जो थे ये एक लोक प्रशासक जो थे, ये चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं के समर्थक थे। देखते हैं इनकी एक्सप्लेन। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया और इसके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण यह होगा, यह कथन किसने दिया था? यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, ऐसा कहने वाले कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, W.V. डॉनहोम। ऐसा W.D. डॉनहोम ने कहा था, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण ही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित जो है कौन सा एक सही नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा जो है उसमें जो है नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से एक जो है स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है वही हमें बताना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान है, एक ही व्यक्ति में निहित हो। ये गणतंत्रीय जो है राज्य की व्यवस्था का अंग नहीं है, ये गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। बाकी एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये भी गणतंत्रीय व्यवस्था से संबंधित है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बाकी ये जो है सी स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेन में यही दिया है, गणतंत्रीय अवधारणा से जो है ये सी वाला संबंधित नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में से यहाँ पर किसको माना गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है, विधि के शासन का पहला प्रमुख लक्षण है शक्तियों का परिसीमन, दूसरा है विधि के समक्ष क्षमता और स्वतंत्रता और नागरिक उत्तरदायित्व, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये जो है इसमें नहीं माना गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये कौन थे? प्रोफेसर डायसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है विधि के शासन के लिए निम्न 3 लक्षण दिए। विधि की सर्वोपरिता, विधि के सर्वोपरिता और विधि के समक्ष क्षमता और विधि भावना की प्रबलता इन्होंने दिए थे। अपनी पुस्तक इनकी कौन थी? इनकी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था इन्होंने, प्रोफेसर डायसी ने 1885 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये विधि के समक्ष समता जो है अर्थात विधि के लिए सभी समान है, मतलब कानून सभी के लिए जो है समान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से संवैधानिक सरकार है, बताना है कौन सा संवैधानिक सरकार के जो है संबंध में सही स्टेटमेंट है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल 2। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर जो है प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, यही संवैधानिक सरकार की विशेषता है। और जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये जो है जहाँ पर भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की बात आ जाए, वो स्टेटमेंट जो है संविधान
कि उसमें सही हो ही नहीं सकता। वो संविधान और संवैधानिक सरकार की विशेषता नहीं हो सकती जहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की बात आ जाए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का जो स्रोत है संविधान होता है, और संविधान होता है संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ है। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। जो है नागरिकों की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, नागरिकों पर जो है किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। सीमित सरकार। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके जो तीनों अंग हैं ये सरकार के तीनों महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन? विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत कौन है? संविधान। तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं, सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? यहाँ पर राज्य व्यवस्था के संदर्भ में एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में इनमें से किसको स्वीकार करेंगे? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतया विकसित करने का अवसर। स्वयं को पूर्णतया विकसित करने के अवसर। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन में भी यही दिया हुआ है कि ये जो है किसी अर्थात व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना चाहिए। ये है सब राज्य व्यवस्था के जो है स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है कि व्यक्ति को खुद को विकसित करने के पूर्ण अवसर मिलने चाहिए। उस पर किसी प्रकार का जो है प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, उसे पूर्ण विकास के अवसर मिलने चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह भी है कि राइट आंसर ऑप्शन ए, उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। उसमें विशेषाधिकारों का क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ जो है क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अतः समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? यहाँ पर भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच जो है कौन सी विशेषताएं समान हैं? कौन सी विशेषताएं हैं जो यहाँ पर समान है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल 3। राष्ट्रपति के पास जो है पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये जो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है तो ये भारत में भी है और कहाँ है? अमेरिका में भी है। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति है तो ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच जो है पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है।
भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो ये केंद्र के पास हैं और अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? कौन से प्रतिवेदन आयोग ने जो है भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 जो है नागरिक केंद्रित प्रशासन व शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए जो है क्या है, आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन नहीं दी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, इन सबको जो है इन सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु जो है ये सभी संस्थान आवश्यक माने गए हैं। ये संस्थान कौन कौन से हैं? तो संस्थान है अंतरराज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विशेषताओं को में एकता प्रोत्साहित करते हैं। संघ और राज्य आपस में जुड़े हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतरराज्य परिषद का उल्लेख है। राज्यों के पास अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाएगा। ये जो है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने के लिए क्या है आदि के लिए जो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 280 में क्या है? ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच जो है राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में व्यवस्था कौन है? तो ये भारत में जो है एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। एकल न्यायिक व्यवस्था में क्या है कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए हैं। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो संघ और राज्य दोनों के लिए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? किस दशक में भारत की जो है संसदात्मक व्यवस्था थी तो ये केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1980 के दशक में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1960 से 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं था। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड जो भी आपकी सजेशन हो और फीडबैक उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।